हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस मेकर। आज के डेली न्यूज एनालिसिस में हम लोग देखने वाले हैं द हिंदू के कुछ आर्टिकल्स को। तो एडिटोरियल पेज पे ये आर्टिकल था, हाउस डेकोरम। तो इसमें ये है कि पहले तो हमारे स्पीकर को निकालने की बात चल रही थी कि इनको स्पीकर को रिमूव किया जाए। और इसमें ये हुआ कि मतलब अपोजिशन का कहना ये है कि हमारी बातें सुनी नहीं जाती है, हमारी बात को लाइटली लिया जाता है, हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हम कुछ भी कहने की कोशिश करते हैं तो हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है। पर इस रियलाइजेशन को पार्लियामेंट ने रिमूव कर दिया है, ये बोलते हुए कि हम लोग को मतभेद को ख़त्म करना चाहिए और जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट्री फंक्शंस को अलाउ करना चाहिए काम करने में। तो मिल के काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उसको फुलफ़िल करना चाहिए। तो ये इसमें इस आर्टिकल में कुछ खास तो है नहीं, बट इसमें ध्यान देने का ये है कि आर्टिकल 19(4)(c), तो इसमें स्पीकर को कैसे रिमूव किया जाता है। तो 14 डेज़ का टाइम दिया जाता है स्पीकर को और उसके बाद रिमूवल का प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो इसमें डिबेट ये आता है कि भाई दोनों के बीच में बहुत सारे मतलब रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिविजन्स हो चुके हैं इस टाइम पे और इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं आगे इसका आर्टिकल में क्या है। रोल ऑफ पार्लियामेंट इन डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट इज़ फाउंडेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारे जो तब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब अगर आप कोई भी इंसान चूज़ करके आता है इलेक्शन में तो वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, चाहे वो अपोजिशन में रहे चाहे रूलिंग पार्टी में रहे। तो ये इसका मेन वो आया है कि भाई हम लोग अगर चूज़ करके आए हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम भी, तो हमको भी बोलने का अधिकार होना चाहिए। तो इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू डिबेट एंड स्क्रूटनाई। तो मतलब स्क्रूटनी करने का एक डिबेट देता है, मतलब प्लेटफॉर्म देता है ये पार्लियामेंट जो होता है। तो दोनों ही पार्टी, मतलब रूलिंग पार्टी और अपना अपोजिशन पार्टी यहाँ के स्क्रूटनाई कर सकते हैं और डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर ये मतलब इसका डिक्लाइन ये आया है कि पार्लियामेंट्री फंक्शन में डिक्लाइन ये आया है कि सिंगल पार्टी जो है डोमिनेंस कर रही है और पार्लियामेंट के जो नॉर्म्स हैं वो बहुत ही वीक होते जा रहे हैं। और लोकसभा डिबेट्स इंक्रीजिंगली रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन रेदर देन कंस्ट्रक्टिव। तो बस कन्फ्रंटेशन हो रहा है भाई, पॉलिटिकल एक दूसरे पे लालछन लगाया जा रहा है कि आप ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन यही कोई कंस्ट्रक्टिव डायलॉग नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा विचार लेके आया जाए जो जहाँ पे दोनों की सहमति हो और उस हिसाब से आगे बढ़ा जाए। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड ऑफिसेस। तो उसमें ये हो रहा है कि जैसे पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब जगदीप धनखड़ का जो केस आया था कि उनके अंदर भी उनके अगेंस्ट भी मोशन आया था और स्पीकर और चेयरमैन के खिलाफ भी ये आ रहा है। तो जो चेयरमैन थे हमारे, वाइस प्रेसिडेंट भी थे जगदीप धनखड़, और उनको भी निकाला जा चुका। निकालने की बात नहीं है, बट एक मोशन लाया जा चुका था, तो वो खुद ही अपना वो कर चुके थे, इस्तीफा दे चुके थे। ओपोजिशंस का क्या कंसर्न है इसमें। तो ओपोजिशन एमपीज क्लेम लिमिटेड स्पेस टू रेज इशूज़। तो उनको बहुत कम स्पेस मिल रहा है भाई अपना बात उठाने का। उनके माइक्रोफोन्स को स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं और उनके बीच में इंटरफेरेंस किया जाता है जब भी वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है। गवर्नमेंट साइट्स हाई पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हाई पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी निकले। डिबेट्स ये है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस और अपॉर्चुनिटीज़ मतलब देनी चाहिए कि भाई मतलब लोगों के पास मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, उसमें भी बात सुननी चाहिए। किसी एक भाषा का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इसके अंदर वे फॉरवर्ड ये आता है कि बोथ रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी मस्ट रेज पार्टीशनशिप। तो वो इन सब राइज एबव पार्टीशनशिप, मतलब कि जो मतभेद है उनसे ऊपर उठना चाहिए। रिस्पेक्ट डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, इंश्योर फेयर पार्टिसिपेशन एंड इंस्टोर डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट। तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को वो करना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए और डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए। तो ये एक आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इस आर्टिकल का इंफोग्राफिक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो अगला आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पे द हिंदू के कि अनदर बैरियर। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि वीमेंस का जो मतलब पिटिशन दिया गया था, तो उसमें 2 जज बेंच ने
जजेस बेंच ने इसको खारिज कर दिया है कि ये कहते हुए कि जो वीमेंस जो को जो मैंडेटरी लीव मिलना चाहिए, पीरियड लीव मिलना चाहिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में जो लीव देने की बात हो रही है उसको नहीं देना चाहिए। उसमें उनका कहना ये है, अब देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं, क्या पक्ष और विपक्ष के इसमें वो हैं, कंसर्न्स हैं। तो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसीज एम टू सपोर्ट वीमेन एक्सपीरियंसिंग डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो इनको डिस्कम्फर्ट होता है उससे ऊपर उठने, उससे मतलब उस पर छुट्टी मिलना चाहिए कि महीने में 1-2 दिन 3 दिन छुट्टी मिलना चाहिए। तो डिबेट इन इंडिया इंटेंसिफाइड आफ्टर डिस्कशन इन द सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही ये पिटीशन आता है तो बहुत ज़्यादा डिबेट बढ़ जाता है कि मतलब हम लोग स्टूडेंट्स को, वर्कर्स को छुट्टी कैसे दिया जा सके। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो बहुत सारे एग्जांपल जो स्टेट्स दे रहे हैं, जैसे कि उड़ीसा है अलाउ करता है, और केरला अलाउ करता है, कर्नाटका भी अलाउ करता है अपने वर्कर्स को और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स में। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि भाई मतलब वीमेंस के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि हमें मेंस्ट्रुअल पेन होता है काफ़ी ज़्यादा सीरियर, पीसीओडी, पीसीओएस और ये एंडोमेट्रियोसिस की समस्या भी देखने के लिए मिलती है। तो इससे भी हमको काफ़ी फिजिकल पेन उठाना पड़ता है, डिस्कम्फर्ट होता है। तो सपोर्टिव पॉलिसीज़ ये कहती हैं कि भाई चैलेंजेस हैं बट उसको डिज़ाइन करना चाहिए ऐसे कि वो वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट ना करे। तो खारिज करने का क्या इसमें रहा है कि भाई अगर हम लोग छुट्टियां दे देंगे, हमें अगर वीमेंस को छुट्टियां दे देंगे तो उसके उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा वर्क प्लेस पे कि भाई आप हम लोग महीने में अगर मान लीजिए कि वीकेंड्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए कि सैटरडे संडे को छुट्टी मिल रहा है सभी को, और 8 दिन का छुट्टी मिल रहा है हर महीने किसी भी इंसान को, और आपको 10 से 11 दिन की छुट्टी मिलती है, तो उससे ये होगा कि कंपनियां पहले तो हायर नहीं करेंगी आपको, और दूसरा ये होगा कि जो वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा कि आप हमसे कम काम करती हैं, हम आपसे ज़्यादा काम करते हैं। तो ये कहने का मतलब इसमें ये आया सुप्रीम कोर्ट का कि अगर ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, तो बहुत सारी आईटी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको वर्क पे अलाउ ही नहीं करेंगे, वर्क काम करने का मतलब वो ही नहीं देंगे, मौका ही नहीं देंगे, जॉब ही नहीं मिलेगी आपको अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके आप करते हैं। तो इसमें ये इन्फोग्राफिक्स है, आप इसको देख सकते हैं कि क्यों रिफ्यूज़ किया गया है, क्या हिंडर कर सकता है और क्या इसके वो हो सकते हैं। तो इसमें निष्कर्ष ये निकला कि हम लोग को ऐसा करना चाहिए कि एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि भाई अगर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कोई इशू है तो ऐसा किया जा सकता है कि वीमेंस को वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए, या फिर ऐसे लोड वाले काम ना कराया जाए। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस वो दिक्कत है तो ऑब्वियसली कोई कंसल्टेंट होना चाहिए, कोई कोई डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। सो बहुत सारे देश में देखा गया कि इसमें एक्सपीरियंस किया गया कि जैसे स्पेन है तो उसमें रिफॉर्म हुआ और वुमेन्स को मिला ऐसा, बट जाम्बिया में लोगों ने इसको मिसयूज़ किया और मिसअंडरस्टूड भी किया कि ये इसका बेवजह फ़ायदा उठाया गया। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट उस पर आइस पैचेस ऑन मेल्टिंग ग्लेशियर्स ग्रेटर थ्रेट देन थॉट। इसरो साइंटिस्ट बोलते हैं कि आइस पैचेस जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा बड़े थॉट्स हैं, मतलब बहुत बड़े थ्रेट भी हैं हमारे उसके लिए, और जितना सोचा था उससे ज़्यादा थ्रेट है। तो क्या कहना है साइंटिस्ट का, तो उसमें यह कहना है कि जो 5 अगस्त को 2025 में फ्लड आया था हमारे धराली में उत्तराखंड के, तो वहाँ पे 26 लोग मारे गए थे, और ये रिस्क ये आता है कि मतलब ये देखने के लिए मिलता है कि हिमालयन ग्लेशियर्स हैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो चुके हैं, और रिसर्च ये दिखाती हैं कि एक्सपोज आइस पैचेज हैं ऑन ग्लेशियर्स कैन इंडिकेट ऑन गोइंग डीग्लेशिएशन एंड पोटेंशियल फ्लैश फ्लड हजार्ड्स। तो हमको पहले से भी अगर पता चल जाएगा कि जैसे अगर हम लोग कोई चीज़ पे नज़र रखते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि ये चीज़ होने वाला है, तो सैटेलाइट मॉनिटरिंग कर सकते हैं और वो हमको वार्निंग देगा, और बचाव में भी वो पहले से ही हम लोग को गाइड करेगा। तो बैकग्राउंड ये है कि वहाँ पे जब ये इवेंट हुआ था पिछले साल, तो श्रीकंठ ग्लेशियर से जो 9.8 किलोमीटर दूर है धराली से, वहाँ से जो मतलब धराली लगभग 2100 के आसपास हाइट पे, और उससे ऊपर ये है ये श्रीकंठ ग्लेशियर 6000 समथिंग मीटर्स।
तो जब यहाँ से मेल्ट होकर पानी आया था खीरगढ़ स्ट्रीम से जब आया था, तो वो भागीरथी को ज्वाइन करता है, और भागीरथी के ही पास में, जैसे भागीरथी ऐसे है तो ये खीरगढ़ से आ रहा था। और ये जो है कि ये रीजेस वैलीज़ हैं यहाँ पे। यहाँ से जो पानी बह के आया था, और वो क्या हुआ था कि एक क्लाउड बस्ट हुआ, और फिर उसके बाद वो ट्रिगर कर गया, पूरा डिस्ट्रक्शन आ गया, फ्लैश फ्लड्स बहुत तगड़े आए थे। तो मेन साइंटिफिक फाइंडिंग क्या है कि इसमें ये देखना ये है कि जो हमारे जो एक्सपोज आइस पैच हैं, जो छोटे छोटे आइस के जो पैच हैं जो एक्सपोज्ड हैं, तो वो एक्सपोज होने की वजह से कोलैप्स हो जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो निवेशन हॉलो है, मतलब कि अगर कोई मान लीजिए कि कोई चट्टान है, वहाँ पे आसपास बर्फ़ बनता है रात में और सुबह में पिघलता है, तो वो अगर ये प्रोसेस लगातार चलते रहती है तो वहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है वो हिस्सा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक बहुत बड़ा स्लाइड आ जाए, बहुत बड़ा ग्लेशियर का पिघल पिघल के कोई नुकसान कर दे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि छोटे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। जैसे कि होलोनिवेशन, तो ये क्या करते हैं कि ये तुरंत किसी भी जगह को खिसका सकते हैं। और ये और व्हेन आइस फेस्ट फेल्ड, जब ये फेल हो जाते हैं तो ये पानी मेल्ट होता है, डेब्रिस आता है, सेडिमेंट्स यहाँ पे बहुत तेज़ी से गिरते हैं, और ये करता है कि क्रायो हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर क्रिएट करता है। क्रायो हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर वो होता है कि जहाँ पे बर्फ़ और पानी दोनों का डिजास्टर आ रहा हो, दोनों ही बर्फ़ भी है और पानी की ड्रॉपलेट्स पानी भी है, और ये आके कहीं से गिर रहा है, तो ये इस तरह के हजार्ड्स आ जाते हैं। तो निवेशन होता क्या है, वही मैंने बताया आपको कि कोई भी जगह पे अगर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग एंड थॉइंग हो रही है, लगातार साइकिल में हो रही है, फ्रीज भी हो रहा है और उसके बाद वो गल भी जा रहा है, तो स्नो एक्यूमुलेट्स इन स्मॉल डिप्रेशन, छोटे डिप्रेशंस में एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ओवर टाइम दिस डिप्रेशन डिपेंड, और ये धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये डिप गड्ढे हो जाते हैं, और ये स्टोर पैचेज जो होते हैं दैट में बिकम अनस्टेबल, और वो अनस्टेबल हो जाता है। और सडन कोलैप्स ऑफ दिस फीचर्स कैन रिलीज वाटर आइस, और ये अगर अचानक से कोलैप्स हो जाता है तो फिर ये रिलीज कर सकता है वाटर को, आइस को, डेब्रिस को। रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज में क्या है कि भाई इसमें ऐसा हो रहा है, तो ये कैसे इफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट को। जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो ग्लेशियर का मेल्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो रहा है। वार्मर कंडीशंस, जैसे जैसे लोकल एरिया में जो वार्मर कंडीशंस बढ़ते हैं, तो वो रिड्यूस कर देता है सीजनल स्नो कवर को। स्नो कवर के सीजनल वो जब इकट्ठा होता है स्नो कवर, तो उसको बहुत रिड्यूस कर देता है और एक्सपोज कर देता है अंडरलाइन जो अंदर का ग्लेशियर होता है। इसके अंदर दो तीन चीज़ों का ध्यान देना ये है कि फंस होते हैं, और अभी एविएशंस में हम लोग ने देखा कि फंस वो होते हैं कि अगर कोई तरह का स्नो डिपॉजिट होता है, तो स्नो पहले इकट्ठा होता है और फिर वो सॉलिडिफाई होता है, सॉलिडिफाई होकर फिर वो आइस में बन जाता है। तो फंस वो होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा पुराने होते हैं। अगर 1 साल से पुराना अगर कोई आइस का टुकड़ा है, तो वो उसको पिघलने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, लेकिन अगर स्नो है, फ्रेश स्नो है, तो वो बहुत जल्दी पिघल सकता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये ऊपर का स्नो ही पिघल गया, तो डायरेक्ट फंस आ जाएंगे कांटेक्ट में, और कांटेक्ट में जब फंस आएंगे तो ये पिघलेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो सकता है इससे। विदाउट प्रोडक्टिव स्नो लेयर्स, अगर इसके ऊपर स्नो लेयर्स ना रहे, तो ग्लेशियर्स बिकम मोर फ्रेजाइल एंड प्रोन टू कोलैप्स, तो फिर वही मैंने जो बताया कि वो कोलैप्स हो सकते हैं। दिस इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ सडन फ्लड्स एंड अदर क्रायोस्फेरिक हजार्ड्स, और फिर ये इससे हजार्ड्स आ सकते हैं और भी नुकसान हो सकता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सैटेलाइट मॉनिटरिंग, तो इसमें इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्या हो सकता है सैटेलाइट की मॉनिटरिंग का। तो सैटेलाइट ये कर सकता है कि पहले से ही एक्सपोज आइस पैच पे नज़र रखे, और जो लगातार एक्सपोज हो रहे हैं, लगातार परसिस्टेंटली एक्सपोज हो रहे हैं आइस पैचेस मेल्टिंग सीजन पे, तो उस पर ध्यान दें। तो ये इंडिकेट करता है कि थिनिंग सीजनल स्नो कवर एंड इंक्रीजिंग ग्लेशियर इंस्टेबिलिटी, तो पहले से ही बता देगा कि भाई हमारे यहाँ जो स्नो है वो थिन हो रहा है, पतला होता जा रहा है, और इंक्रीजिंग ग्लेशियर का इंस्टेबिलिटी जो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग यूजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स कैन हेल्प डिटेक्ट वार्मिंग सिग्नल्स अर्ली एंड सपोर्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन हिमालयन रीजन्स।
तो जो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो पहले से ही डिटेक्ट कर देगा, वार्निंग दे देगा कि यहाँ पे डिजास्टर होने वाला है। तो उसको हम लोग पहले से ही लोगों को बचाया जा सकता है, प्रिपेयर किया जा सकता है। और इसके ब्रॉड इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? तो स्टडी सजेस्ट करती है कि हिमालयन हजार्ड्स आर नॉट लिमिटेड टू ग्लोबल ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। खाली इससे ही हजार्ड्स नहीं आ रहे हैं कि ग्लेशियल लेक्स हैं वो आउटबर्स्ट हो जा रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे फीचर्स, मैंने पहले ही बताया कि जो छोटे छोटे फीचर्स हैं जैसे कि निवेशन हो गया, पैचेज हो गया, ये भी ट्रिगर कर रहे हैं हजार्ड्स को। तो कंडीशंस एग्जिस्ट अक्रॉस मेनी हिमालयन ग्लेशियर्स मीनिंग सच रिस्क में इंक्रीज एज रीजनल वार्मिंग। तो जैसे भी कोई भी तरह का रीजनल वार्मिंग होता है, आसपास कोई भी तरह का गर्मी होता है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में ही पॉल्यूशन हो रहा है, तो सबसे पहले इम्पैक्ट दिल्ली पे पड़ेगा। अगर इंडिया में कहीं हो रहा है, चाहे आसपास के रीजन में ग्लोबल वार्मिंग हो रही, ग्लोबल वार्मिंग से पहले ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो पूरे अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो एक ओवरऑल इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन अगर जैसे ही कोई अगल बगल में रीजनल वार्मिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी नुकसान करता है, और वो पार्टिकुलरली उसी चीज़ पे नुकसान करता है जो वहाँ पे हैं, जो चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है उस पर नुकसान करे। जैसे दिल्ली में ही पॉल्यूशन है, तो वो सबसे पहले वहाँ के लोगों को, वहाँ के रीजनल टेम्परेचर को बढ़ाएगा। अगर मान लीजिए वहाँ स्नो भी होती तो वो स्नो भी बहुत जल्दी पिघलता। अदर्स जो वो हमारा पॉल्यूशन जब तक वो जाके बैलेंस होगा पूरे वर्ल्ड के फिर या फिर ग्लोबल क्लाइमेट से, तब तक वो सबसे ज़्यादा नुकसान दिल्ली में कर चुका होगा। कंक्लूजन इसका ये निकल के आता है कि एक्सपोज आई पैचेज एक्ट एज इंडिकेटर्स ऑफ ग्लेशियल इंस्टेबिलिटी। तो ये दिखाता है भाई कि कैसे इंस्टेबिलिटी है हमारा, मतलब कर रहा है एक्सपोज आइस पैचेस जो हैं, जो नीचे हैं, पहले बर्फ़ के नीचे हैं, तो आइस के पैचेस वो दिखाता है कि इंस्टेबिलिटी दिखा रहा है। मॉनिटरिंग देम यूजिंग सैटेलाइट डेटा एंड फील्ड स्टडीज़ कैन हेल्प। तो यही वही चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग क्रायोस्फेरिक प्रोसेसेस इज एसेंशियल फॉर रिड्यूसिंग डिजास्टर इम्पैक्ट्स इन वल्नरेबल हिमालयन कम्युनिटीज़। तो वो हिमालयन कम्युनिटीज़ को बचाया जा सकता है अगर पहले से ध्यान दिया जाए तो ये आप देख सकते हैं, इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑयल प्राइसेस रिफ्लेक्ट जियोपॉलिटिकल रिस्क नॉट ओनली सप्लाई। तो इसमें कुछ खास है नहीं इस आर्टिकल में, थोड़ा सा इसमें बस छोटी बहुत चीज़ें देखने लायक है, तो मैं थोड़ा स्किप करूँगा इसको और इसके इन्फोग्राफिक्स पे जाके डायरेक्ट समझेंगे। तो हो ये रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा लगभग 20% का आता है, जो भी ग्लोबल ऑयल है वो 150 यहीं से आता है। और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे जैसे सैंक्शंस हो रहा है, चाहे रसिया यूक्रेन वॉर, अभी ईरान और इजराइल का टेंशन, इन वजहों से ये चोक होता जा रहा है, ये बंद होता जा रहा है। तो इससे इम्पैक्ट पड़ता ये है कि भाई ऑयल बस एक वो नहीं है, एक फाइनेंशियल मार्केट का एक एसेट भी है। तो ये हमारे फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में भी काम आते हैं। यहाँ पे लोग ट्रेडिंग भी करते हैं। प्राइसेस राइज ड्यू टू स्पेकुलेशन। तो जो स्पेकुलेशन, जो पहले ट्रेडिंग में जो स्पेकुलेशन लगाई जाती है कि ये प्राइस घटेगा या फिर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से भी बढ़ता घटता है। और इसमें क्या है कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, जो कंट्री हैं, जैसे कि G7 ग्रुप्स थे, तो उन्होंने रिलीज़ किया स्टॉक पाइल्स को कि लगभग 20 दिन का इन्होंने वो किया है कि 20 दिन ग्लोबल मार्केट को हम लोग ऑयल रिलीज़ किए हैं इनके जो स्टॉक्स थे उनसे। और एशिया का डिमांड सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पर, क्योंकि एशिया ही इधर से अधिकतर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही अपना ऑयल लेता है, जैसे कि इंडिया हो गया, साउथ चाइना हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। तो इसमें कुछ खास है नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, बट उतना भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर इनकरेज फार्मर्स टू ग्रो पल्सेस। तो जितना हम डाइवर्सिफाई करेंगे एग्रीकल्चर को, तो वो इनकरेज करेगा ग्रोथ को, पल्सेस के। तो SC ने सरकार से कहा है। तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है, एक मिनट। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड पल्सेस कल्टीवेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसको क्यों नहीं रिविजिट करते हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसी फ्रेमवर्क को क्यों नहीं रिविजिट करते हैं। तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत यह है कि आप इसको, हम लोग जो इंडिया में उगाते हैं, तो अधिकतर उस पर ध्यान दिया जाता है कि जो हमारे स्टेबल फूड्स हैं उस पर उगाया जा रहा है, वीट एंड पैडी पे ही ध्यान दिया जा रहा है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है।
तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इनकम, इंश्योरिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड रिड्यूसिंग ओवर डिपेंडेंस ऑन फ्यू स्टेपल क्रॉप्स इन इंडिया। तो इससे प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि भाई पैडी और व्हीट पे ही ध्यान दे रहे हैं, वो स्टेपल क्रॉप्स पे ही ध्यान दे रहे हैं, हम इसके अलावा नहीं सोच रहे हैं। तो हमारा अभी नेशनल सिक्योरिटी भी है, एक तो फूड का हम लोग को स्टोरेज भी रखना है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन नहीं है हमारे देश में, और एंड रिड्यूसिंग ओवर डिपेंडेंस ऑन, कुछ बहुत ज़्यादा हम लोग ओवरली डिपेंड हो गए हैं किसी कुछ कुछ क्रॉप्स पे। बैकग्राउंड है तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, तो उसमें ये कहा गया कि जैसे जो पिटीशन फाइल की गई थी, तो ये इनके द्वारा की गई थी, एनजीओ किसान महापंचायत के द्वारा। तो ये कह रहे थे कि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं येलो पीस को। ड्यूरिंग द हियरिंग द कोर्ट एग्जामिन ब्रॉडर इशूज अफेक्टिंग पल्स प्रोडक्शन। तो पल्स के प्रोडक्शन को वो एग्जामिन करते हैं कि कैसे, क्यों आ रही है आखिर में ऐसी प्रॉब्लम। तो जजेस ऑब्जर्व दैट इंडिया कंटिन्यूज टू डिपेंड हेवनली ऑन दिस, मतलब जो मैंने पहले ही बताया व्हीट एंड राइस पे, दैट द गवर्नमेंट शुड प्रमोट पल्सेस थ्रू बेटर पॉलिसीज एंड इंसेंटिव फॉर फार्मर्स। तो उनको इंसेंटिव देना चाहिए किसानों को, और भी पॉलिसीज़ को लेके आनी चाहिए जिससे हमारा वो हो पाए। तो कोर्ट डायरेक्टेड द इंडियन गवर्नमेंट टू रिव्यू एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर फ्लो पॉलिसी फेमस। इट सजेस्ट दैट मेक पल्सेस कल्टिवेशन इकोनॉमिकली एट्रैक्टिव फॉर फार्मर्स। उसको एट्रैक्टिव बनाइए, लोगों को, किसानों के लिए एट्रैक्टिव बनाइए इस पॉलिसी को, ताकि और उगाया जा सके। तो और जितना उगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। The government was asked to evaluate current support system strategy that encourage farmers to raise while। तो इसमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ, मतलब खेती तो करें लोग, तो इनको वही प्रॉफिटेबिलिटी भी मिले और सस्टेनेबिलिटी भी मिले। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। तो सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड दैट द गवर्नमेंट कन्वीन मीटिंग्स विथ वेरियस स्टेक होल्डर्स। These stakeholders should include farmers, agriculture experts, policymakers, and government officials. Consultation with stakeholders will help identify real challenges faced by farmers and create practical solutions for promoting pulse cultivation across different regions of the country. तो सेम वही चीज़ें हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। तो इसमें एमएसपी बढ़ाने का भी बात हुआ था कि हमारा जो उसमें पल्सेस में एमएसपी की कमी बहुत ज़्यादा है, कि एमएसपी के प्राइसेस उतने अच्छे नहीं दिए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का कहना ये भी है कि जितना हम अगर उगाएंगे, अगर पल्सेस को उगाएंगे, तो हमारा नाइट्रोजन साइकिल भी, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं ये। और एमएसपी उतना मिल नहीं रहा है, तो इस वजह से किसान उगाना नहीं चाहते हैं। और इसके न्यूट्रिशन बेनिफिट्स भी हैं एग्रीकल्चर में, हमारे लैंड को रिन्यू कर देता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। डिक्लाइन इन पल्सेस प्रोडक्शन, तो हमारा हमने देखा है कि क्योंकि एमएसपी नहीं मिल रहा है, तो पहले 273 लाख टन्स 2021-22 में इसका प्रोडक्शन था, और अब घट के इतना हो चुका है 242 लाख। जैसे क्रॉप डिजीज़ एंड अदर एग्रीकल्चर चैलेंजेस कंट्रीब्यूट टू दिस डिक्लाइन, और जो बीमारियां आई हैं क्रॉप में, और एग्रीकल्चर चैलेंजेस है, उसने भी कंट्रीब्यूट किया है डिक्लाइन में। तो और इस वजह से हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। और इम्पोर्टेंस इसका यही है कि पल्सेस जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, क्रॉस की डाइवर्सिफिकेशन करती हैं, और रिड्यूस वाटर कंजम्पशन एंड क्रिएट मोर सस्टेनेबल। तो पल्सेस अक्सर पानी कम लेती हैं, तो वो वाटर का कंजम्पशन भी इससे कम होता है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि इंश्योरिंग एडुकेट मिनिमम सपोर्ट और मिनिमम एमएसपी दिया जाए, और भी लोगों को क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताया जाए, और फार्मर्स की लाइवलीहुड को बढ़ाया जाए, रिड्यूस किया जाए इंपोर्ट्स को, और स्ट्रेंथन किया जाए इंडिया के फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को। तो आज थोड़ा सा डिले हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राइसल्फाइड मेटाथेसिस न्यू एवेन्यूज़। तो अभी कैंसर के उसमें काम चल रहा है। तो कैल्शियम माइसिन एक दवाई होती है जो कैंसर में यूज़ होता है, तो उसको बनाने के लिए देखा गया है कि किस तरह से बनाया जा सकता है। तो न्यू केमिकल रिएक्शन डिस्कवर किया गया है, फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी में अलाउ करता है, जो सल्फ़र से सल्फ़र बॉन्ड्स। तो इसमें सल्फ़र के 3 बॉन्ड्स को यूज़ किया गया, जैसे ओजोन के लिए 3 ऑक्सीजन के बॉन्ड होते हैं, तो उसी तरह से सल्फ़र के 3 बॉन्ड बनाए गए हैं। तो इसमें ये हो रहा है कि अगर
हम लोग इसको बनाते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पे ही बन जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका थोड़ा सा जो चैन होता है, जिसके जो बॉन्ड्स होते हैं, वो बहुत वीक होता है और बहुत जल्दी टूट के बिखर भी जाते हैं और बन भी जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए उन्होंने क्या किया है, अब आगे देखते हैं इसमें। दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्राइसल्फाइड मेटाथेसिस, सॉरी फॉर inconvenience, involves organic trisulfides that contain chain of 3 sulfur atoms. The discovery was reported in Nature Chemistry and opens new possibilities in drug design, recyclable plastics, and sustainable chemical manufacturing. तो नए पॉसिबिलिटीज़ को देखा जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ स्पीड एंड सिंप्लिसिटी द रिएक्शन प्रोवाइड्स केमिस्ट विथ पावरफुल मेथड टू रीअरेंज सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स एफिशिएंटली। तो बहुत जल्दी, ये मैंने बताया कि रूम टेम्परेचर पे ही ये चीज़ें हो जाती हैं। और तो ये जो साइंटिस्ट हैं उनको मदद कर रहा है ताकि जल्दी रीअरेंज हो पाए। तो इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि अनलाइक ट्रेडिशनल सल्फर रिएक्शन दैट रिलाई ऑन अनस्टेबल रेडिकल आयंस, कहाँ गया, this reaction proceeds through temporary high energy intermediate known as thiosulfo oxide. So this intermediate allows molecules to swap their parts quickly and precisely. As a result, the reaction forms pure trisulfide products without producing unwanted byproducts and complex mixtures. तो ये अगर हम यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी हमको रिजल्ट मिल सकता है और इसमें अनवांटेड जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं आएंगे। Scientists demonstrate usefulness of trisulfide metathesis by modifying the fragile anti-cancer drug कैल्शियमाइसिन। तो मैंने वही बताया कि कैल्शियमाइसिन को बनाने की जल को देखा जा रहा है तरीके को। The reaction allowed them to alter molecule without damaging its complex structure. Such precise chemical control could help research design improve pharmaceuticals and create safer and more effective medicines. तो इस तरह के अगर डिज़ाइंस करते हैं तो हम लोग को फार्मास्यूटिकल्स के मेडिसिन और अच्छे और सेफ़र तरीके से बनाया जा सकता है, मोर इफेक्टिव तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये क्या करते हैं कि ये सल्फ़र बॉन्ड्स होते हैं कैन ब्रेक एंड रिफॉर्म इजीली, बहुत जल्दी ब्रेक हो सकते हैं और रिफॉर्म हो सकते हैं। अलाउइंग लॉन्ग, और जो अलाउ करते हैं लॉन्गर पॉलीमर चेन्स को, जो असेंबल किया जा सकता है सॉलिड प्लास्टिक में यूजिंग द सेम रिएक्शन। तो प्लास्टिक में करने का तरीका क्यों इसलिए किया जा रहा है ताकि वो टूटे नहीं जल्दी आसानी से, फिर जब अंदर जाएगा बॉडी के फिर उसको यूज़ किया जा सकता है, वो अपने आप को फिर से रीअसेंबल कर सकता है। यूजिंग द सेम रिएक्शन द पॉलीमर्स कैन बी ब्रोकन डाउन अगेन इनटू देयर ओरिजिनल स्टार्टिंग कंपोनेंट्स। तो फिर से जाके वो अपने ओरिजिनल कंपोनेंट में आ सकता है। तो सिग्निफिकेंस यही है कि बिकॉज ये फास्ट है, एफिशिएंट है, प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स, प्योर प्रोडक्ट्स, ट्राइसल्फाइड मेटाथेसिस कुड बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूल इन सस्टेनेबल केमिस्ट्री। सस्टेनेबल केमिस्ट्री में ये आ सकता है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्यूचर मटेरियल्स इनोवेशन, और फ्यूचर मटेरियल्स इनोवेशंस में यूज हो सकता है। आप चाहें तो इसका वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। बिल्डिंग इंडियाज़ क्लाइमेट रेजिलियंस विथ वाटर एट द कोर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो बिल्डिंग इंडियाज़ क्लाइमेट रेजिलियंस विथ वाटर एट द कोर, तो कहीं भी तरह का, किसी भी तरह का क्लाइमेट का हजार्ड आता है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वाटर पे। वाटर किसी फॉर्म में हो सकता है, आइस के फॉर्म में हो सकता है, ग्लेशियर के फॉर्म में हो सकता है, पानी खुद के फॉर्म में हो सकता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर कहीं भी तरह का अगर क्लाइमेट में अगर कोई दिक्कत आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि फ्लड्स आते हैं, ड्राउट्स आते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, इरेगुलर मानसून आते हैं। और इससे ये होता है कि रेजिलियंस हम लोग को बनाना चाहिए कि किस तरह से क्लाइमेट को से लड़ने की क्षमता को और बढ़ाना चाहिए, पानी को और किस तरह से सुरक्षित बनाना चाहिए। हाउ इंडिया स्ट्रेंथनिंग पॉलिसीज इन न्यूट्रिशन एंड गवर्नेंस सिस्टम टू रिस्पॉन्ड क्लाइमेट स्ट्रेस एंड फ्यूचर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। क्लाइमेट चेंज इज मोस्ट विजिबली एक्सपीरियंस थ्रू वाटर रिलेटेड इवेंट्स।
तो बहुत सारे वाटर रिलेटेड इवेंट्स आते हैं, जैसे वही हिमालयन रीजन में भी ग्लेशियर मेल्ट होते हैं एंड सलाइन इंट्रूशन कंटामिनेट्स कोस्टल एक्वीफर्स। तो जो हमारा जो पानी जा रहा है तो वो इतना इनफ नहीं है, जो हमारा फ्रेश वाटर जा रहा है कि इतना इनफ नहीं है कि जो हिमालयन के जो रिवर्स के जो फ्रेश वाटर जा रहे हैं तो वो एक्वीफर्स जो होते हैं, जो कोस्टल एक्वीफर्स वो होते हैं जहाँ पे पानी अंडरग्राउंड में स्टोर होता है, जब हम लोग पंप सेट से या फिर किसी भी तरीके से पानी निकालते हैं जो ज़मीन से, तो वो एक्वीफर्स से ही निकलता है, चाहे अगर बोरिंग करके या फिर कोई भी तरह का पंप लगा के यूज़ करते हैं, निकालते हैं घर में पानी जो आता है, तो वो एक्वीफर्स उसको बोलते हैं जहाँ पे स्टोर होता है। तो जो इस टाइम पे हिमालयन रिवर्स का पानी जा रहा है तो इतना इनफ नहीं है कि जो हमारा कोस्टल एक्वीफर्स है उसको बचा पाए। और इरेटिक मानसून्स ऑल्सो थ्रेटन्स फूड सिक्योरिटी। जो हमारा जो मानसून आ रहा है वो बहुत इतना बेकार आ रहा है कि वो या तो ओवर रेन हो जा रहा है या फिर कभी समय पर बारिश ही नहीं हो रही है, या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है, तो वो हमारे फूड सिक्योरिटी को भी चैलेंज कर रहा है। बिकॉज दिस इम्पैक्ट्स आर स्ट्रांगली लिंक्ड विथ वाटर सिस्टम। और ये ऐसे इम्पैक्ट्स जो हैं कि वाटर सिस्टम से लिंक हैं। क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रेटेजी इंक्रीजिंग फोकस ऑन इम्प्रूविंग वाटर गवर्नेंस। तो हमारा जो क्लाइमेट रेजिलियंस का जो स्ट्रेटजीज़ है वो फोकस कर रहा है वाटर गवर्नेंस को इम्प्रूव करने का। जैसे इसके वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया बना सकता है, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट को भी सही किया जा सकता है। एग्रीकल्चर एंड वाटर चैलेंजेस। एग्रीकल्चर प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द क्लाइमेट वाटर रिलेशनशिप। इट कंट्रीब्यूट्स रफली 40% ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशंस। तो हमारा जो एग्रीकल्चर क्लाइमेट और वाटर रिलेशनशिप है वो 40% का एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस इसके थ्रू आते हैं। जैसे कि हमारा राइस कल्टीवेशन कर रहे हैं तो पानी का ही यूज़ हो रहा है उसमें, और इस पानी की वजह से ही मीथेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाइफ स्टॉक सिस्टम, जो गाय भैंस पालते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट उससे निकलते हैं। एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन स्टेबल वाटर अवेलेबिलिटी। तो हमारा जो उसी टाइम पे देखा जाए तो एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है स्टेबल वाटर अवेलेबिलिटी के उस पर। इम्प्रूविंग इरीगेशन एफिशिएंसी, encouraging wastewater reuse, strengthening aquifer recharge and developing resilient sanitation systems are essential strategy। तो इसके स्ट्रेटजी में ये आता है कि हम लोग को जितना ज़्यादा मतलब कम पानी पे डिपेंड होना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, उस तरह की फसलों को उगाया जाए, पानी के इरिगेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, इनक्रेज किया जाए वेस्ट वाटर को फिर से यूज़ करने के लिए, स्ट्रेंथन किया जाए कि अगर फिर कैसे रिचार्ज हो सकें, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के नाम से भी जाना जाता है, और डेवलप किया जाए ऐसे सैनिटेशंस को जो हमारे उसको क्लाइमेट रेजिलियंस में ध्यान। तो